हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों हिंदू और इन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज को गो थ्रू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज मार्च और 24 है और आज का दिन जो है वो बहुत ही स्पेशल है। द रीजन बीइंग कि मार्च 24 जो है उस दिन हम बेसिकली कमेमोरेट करते हैं वर्ल्ड टीबी डे। ओके, सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, जो एक डिजीज है, एक बीमारी है और हमें उसका जल्द से जल्द जो है उसका एक सॉल्यूशन या एलिमिनेशन उसका हमें करना है। तो यहां पे जो वर्ल्ड टीबी डे है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इन केस अगर हम हमारे डेली कन्वर्सेशन में टीबी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, सो इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी कि एक बार का हम सब मिलके टीबी के बारे में बात करें। और ये इंडियंस के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया इज कॉल्ड एज द कैपिटल ऑफ टीबी इन द वर्ल्ड। तो आप सोचिए कि हम किसी और के भी कैपिटल, हम इनोवेशन के कैपिटल नहीं है, हम किसी एक पॉजिटिव चीज के कैपिटल नहीं है, यहां पे हम कैपिटल बन चुके हैं नंबर ऑफ टीबी केसेस इन द वर्ल्ड एंड एज वेल एज नंबर ऑफ टीबी डेथ्स इन द वर्ल्ड। तो केसेस भी सबसे ज्यादा इंडिया में है और डेथ्स भी सबसे ज्यादा इंडिया में हो रही हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्लस जो विमेन रिजर्वेशन का टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। उसमें हम डीलिमिटेशन जो है उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंड प्लस अभी गवर्नमेंट ने उसके अंदर में क्या चेंजेस हमें बताए हैं, क्या चेंजेस वो करने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज रिगार्डिंग अ स्टेटमेंट मेड बाय द चीफ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी विच सेज दैट दिस इज गोइंग टू बी अ बिगर ऑयल क्राइसिस देन द प्रीवियस ऑयल क्राइसिस। तो हमारी हिस्ट्री के अंदर में इससे पहले कौन से ऑयल क्राइसिस हुए हैं और ये वाला ऑयल क्राइसिस क्यों आपके बाकी ऑयल क्राइसिस से अलग है, इसको भी हम समझेंगे। इसके अलावा इसी न्यूज के अंदर में हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसको भी करेंगे। ये सारी न्यूज तो आपके बहुत डिटेल में हम कवर करने वाले हैं, लेकिन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप क्लैट के अलावा एलेट एंड बाकी के कंपटीशन एग्जाम्स को भी फोकस में रख रहे हैं, एमएससीटी को आप फोकस में रख रहे हैं, तो यू नीड टू फोकस ऑन वन लाइनर्स ऑल्सो। तो यहां पे 4 से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा फेवरेट होते हैं आपके एलेट के। ओके, तो जो मैं वन लाइनर्स आपको आज बताने वाला हूं वो सारे के सारे एलेट वर्ती हैं, एज वेल एज क्लैट और बाकी एग्जाम्स में भी वो पूछे जा सकते हैं। एंड फाइनली वंस वी आर डन विद द न्यूज एनालिसिस, देन उसके बाद में आप सबके सबसे ज्यादा वेटेड जो 20 जीके क्वेश्चंस होते हैं आज के, उनको हम गो थ्रू करेंगे। Okay, so let's start with the news analysis for today. Also, I have your comment box open with me, so in case anyone has any question, they can always ask me. Okay, so let's start with the news analysis and सबसे पहले हम देखेंगे with regard to what exactly is World TB Day, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया का यहाँ पे गोल क्या है, वर्ल्ड का इरेडिकेशन का गोल क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स क्या है। ओके, तो सबसे पहले वर्ल्ड टीबी डे, तो आज की ही बात कर रहे हैं। तो 24 ऑफ मार्च जो है दैट इज द डे ऑन विच वी कमेमोरेट योर वर्ल्ड टीबी डे। ओके, और क्यों 24 ऑफ मार्च को ये कमेमोरेट किया जाता है, क्योंकि इन द ईयर 1882 के अंदर में रॉबर्ट कोच करके जो एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, उन्होंने टीबी बैक्टीरियम को यहां पे डिस्कवर किया था। सो बिफोर दिस वी डिड नॉट न्यू कि जो ये आपके परसिस्टेंट अगर कफ हो रहा है तो इसका रीजन क्या है। तो इट वाज ओनली इन 1882 दैट वी केम अक्रॉस दैट देयर इज अ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इट नोन एज टीबी बैक्टीरियम, और ये रॉबर्ट कोच ने आपका फाउंड किया था, डिस्कवर किया था ऑन 24 मार्च। इसलिए हम 24 मार्च को हर साल यहां पे वर्ल्ड टीबी डे को बेसिकली कमेमोरेट करते हैं। ओके, अब ऑलवेज रिमेंबर जब भी कोई डे हम कवर करें तो उस डे की थीम क्या है उस साल की आपको पता होना चाहिए। तो इस बार की थीम है यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। ओके, सो थीम जो होता है ये WHO डिसाइड करता है, इट इज डिसाइडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO जब भी कोई थीम डिसाइड करता है इट इज बेसिकली टू सिग्नल टू द वर्ल्ड, सिग्नल टू द कंट्रीज कि इस बार आपका फोकस किन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे होना चाहिए। तो आपको कमिट करना है टू इरेडिकेट टीबी, यू हैव टू इन्वेस्ट टू इरेडिकेट टीबी, एंड देन यू हैव टू डिलीवर रिजल्ट्स ऑल्सो टू एंड टीबी ऑल्सो। ओके, तो इस बार का जो हमारा वर्ल्ड टीबी डे है वो फोकस कर रहा है अर्ली डायग्नोस्टिक पे, ट्रीटमेंट पे और एलिमिनेशन एफर्ट्स पे। एंड द गुड न्यूज इज कि वी आर वेरी नियर टू एलिमिनेटिंग टीबी एट द ग्लोबल लेवल, विच इज द गोल ऑफ टीबी एलिमिनेशन इज एंड टीबी बाय 2030।
ओके तो जो एलिमिनेशन का टारगेट है WHO का कि 90% से कम केसेस हो जाने चाहिए आपके नेचुरल, तो वो गोल जो हमें वो अचीव करना चाहेंगे हम TB बाय 2030. सो दैट इज द एंड TB बाय 2030 इज द एलिमिनेशन टारगेट बाय WHO. इट इज द ग्लोबल टारगेट. इसके अलावा इंडिया ने भी इंटरेस्टिंगली एक एम्बिशियस टारगेट रखा था, ऑल्दो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है वो इंडिया में ही है, लेकिन इंडिया का एंड TB टारगेट था एलिमिनेट TB बाय 2025. नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम 2026 में है, 2025 एंड हो चुका है और अभी तक इंडिया ने ना तो ये डिक्लेरेशन करा है कि हैव वी बीन एबल टू एलिमिनेट TB बाय 2025, क्या हमने ये इस गोल को अचीव किया है, नहीं किया. और दूसरा, अगर नहीं किया तो व्हाट इज द सेकंड गोल, व्हाट इज द न्यू ईयर बाय विच वी आर गोइंग टू एलिमिनेट. ओके सो एज ऑफ नाउ हम एलिमिनेट नहीं कर पाए बाय डेफिनेशन. सो लेट्स सी इसका क्या आपका इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है. बट यस, करेंटली द टारगेट्स आर दीज ओनली. ग्लोबल टारगेट है एंड TB बाय 2030 एंड करंट टारगेट इज एलिमिनेट TB बाय 2025. ओके एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया जो है वर्ल्ड में हाईएस्ट TB बर्डन को यहां पे शेयर करता है, एंड नॉट जस्ट TB बर्डन इन सेंस ऑफ नंबर ऑफ केसेस बट इवन इन केस ऑफ मोर्टेलिटी ये भी सबसे टॉप पे है. ओके नेक्स्ट पे आते हैं. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि देखिए सिर्फ TB के अभी टारगेट्स क्या उससे काम नहीं होगा. आपके अगर क्लैट में पेपर में ये सवाल आता है तो वो TB का जो बेसिक्स है वो भी आपसे पूछेगा. तो व्हाट यू नीड टू नो इज कि ट्यूबरक्लोसिस एग्जैक्टली है क्या. ओके सो इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया. ओके तो जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया इसको कहते क्या है, तो इसको कहा जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ओके तो बहुत बार क्या होता है हम बेसिक्स भूल जाते हैं कि भाई आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, बिकॉज देयर वुड बी मेनी हु वुड नॉट नो कि जो TB है ये बैक्टीरिया से होता है. तो एक बहुत बेसिक सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कोविड के टाइम में भी पूछा गया था कि जो आपका TB है ये बैक्टीरिया से कॉज होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंगाई से होता है, या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, इस तरीके से. ओके तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि TB इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड हमें उस बैक्टीरिया का नाम भी पता है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ओके अब वेरी इंपॉर्टेंट, क्या टाइप की बीमारी है ये. सो ये एक एयरबॉर्न कंटेजियस डिजीज है. इट्स एन एयरबॉर्न कंटेजियस है. कंटेजियस है मतलब कि ये स्प्रेड होता है, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये स्प्रेड हो सकता है. इट इज नॉट नॉन कंटेजियस, इट्स अ कंटेजियस डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज है. एयरबॉर्न है मतलब कि ये ड्रॉपलेट जो होते हैं, एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उससे भी ट्रांसफर हो सकता है. विच मीन्स कि अगर किसी पर्सन को TB है तो यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन, बिकॉज उसका जो TB बैक्टीरिया है वो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू आप तक भी ट्रांसफर हो सकता है. प्राइमरली अफेक्ट किसको करता है, तो प्राइमरली जो आपका TB वायरस है, TB बैक्टीरिया सॉरी, ये आपके अफेक्ट करता है लंग्स को, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी TB. बट रिमेंबर दिस, यहां पे सिर्फ एक टाइप का TB नहीं होता है, ये बाकी के बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, बोन्स को, मसल्स को, ब्रेन को, हर चीज को, बॉडी के हर ऑर्गन में आपके TB जो है वो उसको इंपैक्ट कर सकता है. और उस TB को हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी. ओके यानी नॉन लंग TB जो है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी. ओके तो यहां पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ TB, एक है आपका पल्मोनरी TB और एक है आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB. कैसे स्प्रेड होता है, एयरबोर्न ड्रॉपलेट से होता है. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पे, हाई रिस्क ग्रुप कौन सा है इसके अंदर में, तो अगर किसी पर्सन की वीक इम्यूनिटी है, जैसे कोई जो है वो पहले से HIV एड्स किसी को हो रखा है, या फिर डायबिटीज है, मेलन्यूट्रिशन है, तो मेलन्यूट्रिशन इज ऑल्सो अ बिग कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ TB इन इंडिया. तो यहां पे अगर हम यहां पे TB के केसेस को कम करना चाहते हैं तो अ सिंपल सॉल्यूशन वुड बी कि हम यहां पे मेल न्यूट्रिशन को डायरेक्टली टैकल करें. तो अगर आपके कंट्री में न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा तो चांसेस आर कि TB का बैक्टीरिया जो है वो इम्यूनिटी को हार्म नहीं कर पाएगा. ओके लेकिन क्या सिर्फ यहां पे हम इस तरीके से प्रिकॉशन ही ले सकते हैं, क्या यहां पे कोई प्रिवेंशन मेथड भी है क्या, जैसे वैक्सीनेशन. सो गुड न्यूज इज कि यस देयर हैज बीन अ वैक्सीन फॉर TB फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इंडिया जो है इस TB वैक्सीन को यहां पे एडमिनिस्टर भी करता है. और वैक्सीन का नाम क्या है, वैक्सीन का नाम है BCG वैक्सीन. ओके इट इज कॉल्ड एज BCG वैक्सीन. इंटरेस्टिंगली BCG वैक्सीन का एक और हमें यूज बाद में पता पड़ा कि BCG वैक्सीन जो है ये लेप्रोसी के जो केसेस होते हैं उसमें भी वर्क करती है. ओके सो BCG वैक्सीन ऑल्दो ओरिजिनली मेड फॉर TB, इट ऑल्सो हेल्प्स इन टैकलिंग लेप्रोसी. ओके तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हमने दवा किसी और चीज की बनाई थी और वो दवा जो है वो एक और चीज को यहां पे कर रहा है. और शायद अगर आप वेट लॉस ड्रग्स के बारे में सुन रहे हो तो एक ड्रग बहुत न्यूज में रहता है, ओजेम्पिक. ओके दिस वाज अ ड्रग
जो ओरिजिनली क्रिएट किया गया था टू टेकल टाइप 2 डायबिटीज। ओके, और इसको आप इसका साइड इफेक्ट कह सकते हैं कि वेट लॉस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ दिस। तो यहां पे ये जो आपकी ओजेम्पिक ड्रग है, इसको टाइप 2 डायबिटीज के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये ड्रग का हमें एक जो साइड इफेक्ट है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो चुका है, विच इज वेट लॉस। ओके, और इसलिए अब अभी रिसेंटली न्यूज में क्या आया हुआ है कि सेमाग्लूटाइड है इसके अंदर में जो आपका मटेरियल है, बट ओजेम्पिक इज द ब्रांड नेम। तो ये जो आपकी मेडिसिन है जो टाइप 2 डायबिटीज के लिए थी, नाउ इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर वेट लॉस मेडिसिन ऑल्सो। ओके, लेकिन इंडिया में पेटेंट का सिस्टम होता है, तो उस केस के अंदर में यहां पे हम उसके जेनरिक वर्जन्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो पेटेंट है वो 20 इयर्स का पीरियड कंप्लीट हो चुका है। ओके, एनीवे आगे मूव करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? अगर यहां पे लेट से अगर किसी को टीबी हो जाती है तो ये क्योरेबल भी है, सर्टेन केसेस में नहीं होती, बाकी 99 केसेस में, 99% केसेस में ये क्योरेबल है। आपको 6 से 9 मंथ्स का यहां पे एक एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, जिसमें ये स्पेसिफिक ड्रग्स आपके यूज किए जाते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स कहा जाता है कि अगर ये वर्क नहीं करेगा तो सेकेंड लाइन ड्रग्स होंगे, और सेकेंड लाइन ड्रग वर्क नहीं करेंगे तो थर्ड लाइन ड्रग होंगे, और थर्ड लाइन ड्रग वर्क नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रख लेना कि यहां पे यस फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, फिर सेकंड लाइन ड्रग्स हैं, फिर उसके बाद में इन एक्सट्रीम केसेस आपको थर्ड लाइन ड्रग भी मिल जाएगा, बट उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, और उसके बाद में देयर इज नो सॉल्यूशन टू टीबी। ओके, लेकिन यहां पे एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम में टीबी जो है, टीबी का जो बैक्टीरिया है, उसने भी अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली, वो भी इवॉल्व हो चुका है, और अब वो क्या हो चुका है, ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है। ओके, तो यहां पे अब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीबी बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर में अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो टीबी है, नॉर्मल टीबी के बाद नॉर्मल टीबी हो सकता है, इसके बाद में देयर इज अ वेरिएशन ऑफ अ टीबी, जिसके अंदर में आपको हो सकता है जो टीबी हुआ है वो मल्टी ड्रग रेसिडेंट है, मतलब कि रेजिस्टेंट है, मतलब कि जो ड्रग्स आपके फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज किए जाते हैं, ये अगर टीबी आपको हो गया, एमडीआर टीबी, तो उस केस के अंदर में आपको ये वाली जो मेडिसिन है वर्क नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास में हायर डोज ऑफ डिफरेंट मेडिसिन हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनके साइड इफेक्ट्स बहुत आई हैं। अगर यहां पे इसके अलावा एक और इसका यहां पे वेरिएंट आ चुका है, जिसको हम कह रहे हैं एक्सडीआर टीबी, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, विच इज मच एक्सट्रीम लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट, यानी कि यहां पे जो सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स हैं वो भी वर्क नहीं कर रहे हैं, एंड नाउ यू आर ऑन योर ओन। तो यानी कि अभी तक हमारे पास में उसके सॉल्यूशंस नहीं है। ओके, तो एनीवे यहां पे दीज आर द वैक्सीनेशन एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट विच वी हैव फॉर टीबी। बट क्या इंडिया जो है, ऑल्दो इट इज द ग्लोबल लीडर, या ग्लोबल इट इज द कंट्री होल्डिंग द हाईएस्ट ग्लोबल बर्डन ऑफ टीबी, बट क्या यहां पे इंडियन गवर्नमेंट कोई स्टेप्स नहीं ले रहा? तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स यहां पे अनाउंस करें, जैसे हमारा जो मेन प्रोग्राम है एनडीईपी, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, दैट इज अ मेन प्रोग्राम जिसके अंदर में हम यहां पे सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो एनटीबी के अंदर में क्या है, फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आप किसी भी, अगर इफ यू फील लाइक और इफ यू नो समवन जिसको टीबी हो सकता है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना फ्री डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सिर्फ डायग्नोसिस ही नहीं, ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और इसी के अंदर में एनटीईपी का ही टारगेट है हमारा टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। नेक्स्ट पे आते हैं, एक स्पेसिफिक हमने पोर्टल यहां पे क्रिएट करा है, निक्षय पोर्टल। निक्षय पोर्टल करके हमने वहां पे एक स्पेसिफिक वेबसाइट है आपकी, जिसके अंदर में टीबी पेशेंट्स को रियल टाइम में ट्रैक किया जाता है, और उनके ट्रीटमेंट को क्या वो एडहेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर दवाइयों का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको भी मॉनिटर किया जाता है। तो निक्षय पोर्टल क्या है? इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रैकिंग टीबी पेशेंट्स एंड मॉनिटर देयर यूज ऑल्सो। इसके अलावा निक्षय पोषण योजना, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द कॉजेस जिस वजह से आपके केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहां पे मेल न्यूट्रिशन से डील करने के लिए 1000 रुपीज पर मंथ टीबी पेशेंट्स को दिया जाता है, जिससे उनके न्यूट्रिशन लेवल को वो लोग इंप्रूव कर सके। इसके बाद देन यू हैव योर पीवी, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है। इसके अंदर में जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव स्टार्ट कर चुका है, विच इज बेसिकली कि सिर्फ गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन से कुछ नहीं होगा, हमें यहां पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी चाहिए। तो यहां पे समवन इज इंटरेस्टेड तो वो निक्षय मित्र बन सकते हैं, और यहां पे गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं, कैसे टीबी को टैकल कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे टीबी पेशेंट्स को ट्रैक करने में, उनके ट्रीटमेंट एडहेरेंस को मॉनिटर करने में वो लोग हेल्प कर सकते हैं। और एक हमने अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही एक नया कैंपेन स्टार्ट किया था, टीबी हारेगा देश जीतेगा, जो एक आपका अवेयरनेस कैंपेन है। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट कई साल से कर रही है।
और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हमें मिल के आए, कुछ रिजल्ट्स भी निकल के आए, जिसमें इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी जो टीबी फ्री डिक्लेयर हो चुका है, दैट इज लक्षद्वीप। ओके तो अभी तक कोई स्टेट ऐसा नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि ये टीबी फ्री डिक्लेयर्ड है, बट यस लक्षद्वीप एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो यहां पे टीबी फ्री डिक्लेयर हो चुकी है। और बुडगाम करके जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो नॉट द होल ऑफ जम्मू कश्मीर बट बुडगाम जो डिस्ट्रिक्ट है आपके, उसको भी यहां पे आपका टीबी फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टीबी जो आपको पता होना चाहिए एंड आपके काम का है, इंपॉर्टेंट है। ओके लेट मी लुक एट द क्वेश्चन बॉक्स। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो देखो एफबीआई जो है आपका, दिस इज द सेंट्रल एजेंसी ऑफ यूएस, जैसे सीबीआई इंडिया में, ऐसे ही वहां पे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो लेकिन क्योंकि वहां पे जो आपका फेडरल सिस्टम है वो थोड़ा सा इंडिया से डिफरेंट है, तो जो एफबीआई है वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ उन लॉस के लिए, उन क्राइम्स के लिए यहां पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है जो लॉस वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने बनाए हों। यानी कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो स्टेट गवर्नमेंट के में अप्लाई होता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास में उसकी पावर है, तो उस केस के अंदर में सिर्फ स्टेट पुलिस ही उन केसेस को हैंडल कर सकती है, अनलाइक इन इंडिया जहां पे जो हमारा क्रिमिनल लॉ होता है वो आपका सेंटर पे ही बेस्ड होता है। सर सीबीआई के चेयरपर्सन को कैसे हटा सकते हैं? सीधे हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिमूव हिम एनी टाइम, उसको कैसे भी रिमूव किया जा सकता है। और कोई सवाल? एनीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक फर्स्ट? Okay, but yes, you can ask other questions also. तो these are the answer. और कोई सवाल किसी का तो they can ask, because अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे I would like your utmost attention in this case, ठीक है? तो प्लीज पे अटेंशन नाउ। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या कहा है, इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज ली हमने, दोनों न्यूज़पेपर में आई है न्यूज। फॉर विमेंस कोटा गवर्नमेंट लुक्स एट हायर लोकसभा स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन सेंसस 2011। तो देखिए यहां पे हम इसकी पूरी हिस्ट्री समझते हैं पहले। तो देखिए वी आर ऑल अवेयर कि ऑल्दो इंडिया की अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो उसमें करीब करीब 50% जो कंपोजिशन है वो विमेन का ही है, लेकिन जब हम यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, और मैं अगर सिर्फ लोकसभा की बात करूं, तो यहाँ पे कभी भी इट इज नेवर बीन मोर देन 15%, यानी 50% उनकी पॉपुलेशन रेशियो है। बट अगर हम यहाँ लोकसभा में देखें तो इट इज ओनली 15% जो यहाँ पे विमेन जो है वो रिप्रेजेंटेशन गेन करती हैं। तो व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज कि अगर हम यहाँ पे विमेन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे पास में एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है जिसके थ्रू हम यहाँ पे एक बार का विमेन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में इट इज एक्सपेक्टेड कि जब इसके बेटर रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे तो पॉसिबली हमें उस टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एंड दैट टूल इज रिजर्वेशन। ओके तो वो टूल है रिजर्वेशन। तो 2023 में एक विमेन रिजर्वेशन एक्ट यहां पे पास किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में उससे अमेंडमेंट किया गया। 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आपका ये। ओके 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आपका। नारी शक्ति वंदना अधिनियम, ये सवाल आपके एग्जाम में आ भी चुका है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। ओके तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके जो आपका लॉ है, जो विमेन रिजर्वेशन एक्ट का रियल नाम है वो यही है। तो ये 2023 में पास हुआ था, 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको पास किया गया था। ओके तो यहां पे हमने क्या रिकमेंड किया है आपकी गवर्नमेंट ने या आपकी पार्लियामेंट ने, कि हमें लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ओके लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पे एमएलए बैठते हैं और लोकसभा जहां पे लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, वहां पे वी आर प्लानिंग कि वहां पे हम यहां पे 33% रिजर्वेशन या 33% जो सीट्स हैं, 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन फोक्स के लिए रिजर्व करें। और ये जो रिजर्वेशन होगा ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा, विच मीन्स कि ये जो रिजर्वेशन है ये SC ST ओबीसी में तो खैर रिजर्वेशन है नहीं उसमें पॉलिटिक्स में, बट SC STs और प्लस आपकी जो बाकी की सीट्स हैं उन सब के अंदर में भी आपका जो 33% सीट्स है उनके सब कैटेगरीज में, उनमें भी इसको डिवाइड प्रोपोर्शनेटली उसमें डिवाइड किया जाएगा। ओके तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन रिजर्वेशन एक्ट। अब यहां पे इसका टाइमलाइन ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या था, तो 2023 एक्ट क्या कहता है ये समझिए पहले। 2023 एक्ट ने ये कहा था कि जो आपका नेक्स्ट सेंसस होगा, जो भी नेक्स्ट सेंसस होगा उसके बेस पे जो डिलिमिटेशन करा जाएगा
उसके बेसिस पे रिजर्वेशन जो है विमेन को दिया जाएगा। तो यहां पे अगर हम इसका इंप्लीकेशन समझे तो क्या कह रहा है कि जो भी नेक्स्ट सेंसस होगा, नेक्स्ट सेंसस है 2027, इस 2027 के सेंसस के बेसिस पे जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करी जाएगी, जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करी जाएगी, उस बेसिस पे यहां पे सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। तो आई एम श्योर मेरे को सेंसस क्या होता है ये समझाने की जरूरत नहीं है, इट इज बेसिकली पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, और इसमें पूरा डेमोग्राफिक डेटा होता है। अब डीलिमिटेशन क्या होता है? डीलिमिटेशन अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। डीलिमिटेशन का मतलब होता है फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो यहां पे हमारा जो इलेक्शन का एक कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि 1 पर्सन 1 वोट और 1 वोट की 1 वैल्यू। तो एक पर्सन का एक ही वोट होना चाहिए और उस वोट की वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह से डिवाइडेड है कि हर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी सेम नंबर ऑफ नंबर्स को, सेम नंबर ऑफ लोगों को यहां पे रिप्रेजेंट करे। तो एग्जांपल के लिए अगर यहां पे लेट्स से कि मैं दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली को लेट्स कंपेयर कर लेते हैं असम में गुवाहाटी से। यस, दोनों जो है कैपिटल सिटीज हैं, बट यू अंडरस्टैंड कि दिल्ली कितनी बड़ी, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी है। असम, गुवाहाटी जो है, नॉट गुवाहाटी सॉरी, दिसपुर जो है असम की कैपिटल है, और दिसपुर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यू नो दिस कि दिसपुर की पॉपुलेशन इतनी नहीं हो सकती इतनी दिल्ली की है। तो लेट्स से जब हमने यहां पे इन दोनों के लिए एमपीज को डिसाइड करा, तो दिसपुर में भी एक एमपी है जो 1 लाख को रिप्रेजेंट करता है और दिल्ली में भी एक एमपी है जो 1 लाख को करता है। लेकिन अब क्या हो चुका है, दिसपुर की पॉपुलेशन है वो 5 लाख हो चुकी है, लेकिन यहां पे जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो 50 लाख हो चुकी है। तो अगर मैं यहां पे इन बाउंड्रीज को चेंज नहीं करता हूं तो दिल्ली में जो एक एमपी वो 50 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और दिसपुर में जो एमपी है वो 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उस एक एमपी का वोट 5 लाख लोगों के वोट के लिए है और यहां एक एमपी का वोट 50 लाख लोगों के लिए है। तो ऑब्वियसली जो 50 लाख लोगों को भी एक वोट मिल रहा है और यहां 5 लाख लोगों को भी एक मिल रहा है, तो इनकी जो वोट की वैल्यू है वो कम है। ओके, तो इसलिए व्हाट वी वांट कि हम यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरह से रीड्रॉ करें बाउंड्रीज को कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब करीब इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। ओके, तो इस तरीके से हमें हर 10 साल में करना था, लेकिन हम नहीं कर पाए बिकॉज नॉर्थ और साउथ, नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स के अंदर में पॉपुलेशन का बहुत ही ज्यादा इंबैलेंस हो गया था, क्योंकि सदर्न स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल करी बट नॉर्थ ने नहीं करी। तो नॉर्थ में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, साउथ में इंक्रीज हुई है बट उस स्पीड से नहीं, और अब रिसेंटली वहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन भी होना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर मैं अब डीलिमिटेशन करता हूं विदाउट और या जस्ट ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन, तो नॉर्थ की स्टेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, नॉर्थ की सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, साउथ की सीट्स कम हो जाएंगी। यानी कि सदर्न स्टेट्स आर क्लेमिंग कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है आपके पार्लियामेंट में वो वहां पे रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए दे आर अगेंस्ट डीलिमिटेशन ओनली ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, या फिर दे वांट कि इसको 2050 तक फ्रीज किया जाए, जब नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के अंदर में भी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये सारी जो चीज है वो अब हम यहां समझने वाले हैं। ओके, तो यहां पे हमारा लॉ क्या कहता था कि सेंसस जो नेक्स्ट होगा उसके बेस पे जो डिलिमिटेशन होगा उसके बेसिस पे रिजर्वेशन का सीट्स दिया जाएगा। तो सेंसस 27 अब हो रहा है, हमें पता है, उसके बेसिस पे एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा जो बाउंड्रीज को सेट करेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिलिमिटेशन आपका जो विमेन रिजर्वेशन है वो एप्लीकेबल होगा। डू नॉट बी अंडर द इंप्रेशन कि 23 में अगर लॉ आ गया है तो ये नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका अप्लाई कब होगा? इस डिलिमिटेशन के बाद के। दिस इज व्हाट द ओरिजिनल लॉ इज। ओके, दूसरी चीज जो बहुत बार स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, कहीं पढ़ना भूल जाते हैं, इट इज कि ये जो आपका रिजर्वेशन है, दिस रिजर्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर 15 ईयर्स। ओके, दिस रिजर्वेशन इज वैलिड फॉर 15 ईयर्स। तो यहां पे 15 साल के बाद ये रिजर्वेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि 3 इलेक्शन साइकिल दी हैं जब भी इंप्लीमेंट होगा, ये नहीं कहता कि सेंसस 27 के डिलिमिटेशन के बाद जो इलेक्शन होगा वहां से 15 साल काउंट होंगे। इलेक्शन जो 15 साल हैं वो आपके 2023 से ही काउंट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहां पे 4 साल तो आपके निकल ही चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब रिजर्वेशन होगा तो वो वैसे भी सिर्फ 2 इलेक्शन साइकिल के लिए ही होने वाला है। तो गवर्नमेंट ने यहां पे क्या रिकमेंडेशन दी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने यहां रिप्रेजेंटेशन दी है कि भाई हम यहां पे जो आपका विमेन रिजर्वेशन का कोटा है, इसके लिए जो डिलिमिटेशन हम करना चाह रहे हैं वो रेदर देन वेटिंग फॉर सेंसस 2027, हम यहां पे सेंसस 2011 के बेसिस पे ही डिलिमिटेशन कर देते हैं।
ओके, उसी के बेसिस पे बाउंड्रीज को फिक्स कर देते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था जिसके बेसिस पे हमने नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज किया था, वो हुआ था 1976 में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1971। तो जो अभी आप 543 नंबर लोकसभा में देख रहे हैं, ये 1971 के पॉपुलेशन बेसिस पे, सेंसस के बेसिस पे है। और अभी चल रहा है सेंसस 2027, ईयर चल रहा है 26 और सेंसस आएगा 27। सेंसस 2011 जो है वो आपका करीब 50 साल बाद का सेंसस है, तो उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पॉपुलेशन चेंज हो चुका है। तो वहां पे सिर्फ विमेन रिजर्वेशन इंक्रीज नहीं होगा, बट नंबर ऑफ सीट जो है वो भी इंक्रीज होंगी, और उसमें नंबर ऑफ सीट जो इंक्रीज होंगी उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बेनिफिट है वो नदर्न स्टेट्स को मिल रहा है। इसलिए सदर्न स्टेट्स डू नॉट वांट कि डिलिमिटेशन यहां पे पॉपुलेशन के बेसिस पे हो। इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू गिव रिजर्वेशन टू विमेन, दे से कि भाई आप रिजर्वेशन इसी में से दे दीजिए, डू नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट। लेकिन गवर्नमेंट का यहां प्लान बहुत क्लियर है। गवर्नमेंट यहां पे लोकसभा में सीट्स भी इंक्रीज करने वाला है। यानी कि अभी करंटली जो हमें पता है कि लोकसभा के अंदर में कौन सी स्टेट को कितनी सीट्स मिलते हैं, कितने एमपीस किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर अब चेंज होने वाला है। आपके लिए सिर्फ गुड न्यूज ये है कि ना आपको पहले नंबर ऑफ एमपीस कौन सी स्टेट से कितने आते हैं वो पहले भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और वो अभी भी नहीं है, अनलेस आप कोई स्टेट लेवल का कंपटीशन एग्जाम वहां पे दे रहे हैं। ओके, तो यहां पे द प्रपोजल इज कि भाई 29 का वेट ना करके 2011 के सेंसस के थ्रू ही हम इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक यहां पे कर सकते हैं। अच्छा, तो चलिए मुझे बताइए, क्या आपको अभी तक जो मैंने बताया क्या वो समझ में आया या नहीं आया? अगर आया तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन कमेंट बॉक्स। एक भी दे देगा तो आई विल अंडरस्टैंड कि यस आपको आ गया है। ओके ओके, हाय कॉमेडी सोनो 1, हेलो सर, हाय। बट व्हाट आई वांट इज कि अगर आपको ये समझ में आया तो जस्ट लेट मी नो। ओके, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये 15 साल के लिए होगा कमेंसमेंट से। और यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जब भी एक, जैसे लेट से एक साइकिल में कोई एक्स सीट जो है वो रिजर्व हुई थी, तो नेक्स्ट साइकिल में अब वाई सीट को रिजर्व किया जाएगा, एक्स को नहीं किया जाएगा। इस तरीके से रोटेशन होता रहेगा, जिससे हर स्टेट के अंदर में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। सो आई हैव रिसीव्ड अ थम्स अप। आई एक्सपेक्ट कि अदर्स हैव आल्सो अंडरस्टूड इट। अगेन मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो इतना भी लिखते हो, सर समझ नहीं आया ये वाला टॉपिक, कमेंट बॉक्स में। अगर आप बाद में भी लिख रहे हो, रिकॉर्डिंग के बाद में भी, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये चीज समझा दूंगा। सर सेंसस कितनी ईयर में निकाला जाता है? तो सिंपली हर 10 साल में सेंसस होना चाहिए। ओके, तो आप देखोगे सेंसस 2001 था, 2011 था, फिर नेक्स्ट 21 में होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ कोविड वो नहीं हो पाया। नहीं तो अदरवाइज हमेशा आपका जो फर्स्ट ईयर होता है नेक्स्ट डेकेड का, उस साल में आपका सेंसस प्रोसेस है वो कंप्लीट करके रिजल्ट आ जाता है। ओके, तो यहां पे दिस इज विद रिगार्ड टू विमेन रिजर्वेशन। अब जो विमेन रिजर्वेशन का जो सेक्शन है, जो आपका लॉ है, इसको अभी पास करना, इन द सेंस कि इसको इंप्लीमेंट करना बिकॉज ऑफ डिलिमिटेशन वुड नॉट बी इजी, बिकॉज उस डिलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 इन पार्लियामेंट, एंड उसके बाद में इसको रेटिफिकेशन चाहिए होगा बाय एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट्स। यानी कि सिर्फ लोकसभा राज्यसभा से पास करके भी कुछ नहीं होगा। यहां पे ये स्पेशल मेजॉरिटी वाला केस है, जहां पे इवन 50% ऑफ द स्टेट्स। तो डू यू नो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? तो जितनी स्टेट्स है मुझे बताइए, और उसका जो 50% स्टेट्स हैं, 50% प्लस 1 हमेशा याद रखना, 50% प्लस 1 होगा। जब तक वो अप्रूव नहीं करते हैं तब तक आपका ये बिल जो है वो पास नहीं हो सकता है। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये पूरा कंसेप्ट था जो हमने समझा। थोड़ा सा हम यहां पे समझते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसे कि ये जो आपका विमेन रिजर्वेशन बिल है, जो एक्ट है, ये इस टाइप के लॉस पहली बार विमेन रिजर्वेशन के कब आए थे? तो सबसे पहले कोशिश करी गई थी 1996 में। तो पहला साल तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, इसके बाद 98 में, 99 में, 2002 में, 2003 में कई बार इस तरह का बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, जहां पे द ऑब्जेक्टिव वाज कि विमेन रिजर्वेशन इंक्रीज करा जाए। लेकिन उस टाइम में भी वहां पे मेजॉरिटी ऑफ मेन थे, एंड दे डिसाइडेड कि ये पास होने लायक नहीं है। फिर 2010 में इंटरेस्टिंग चीज होती है कि राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यसभा में ऐसा बिल पास हो जाता है, लेकिन बिकॉज वो लोकसभा में पास नहीं होता तो ये लैप्स हो जाता है। तो यहां पे अगर दोनों हाउस से पास नहीं होगा तो बिल आपका फाइनलाइज नहीं हो सकता है। और फाइनली 2023 में जो बिल है, जो अभी वाला बिल है, वो पास हो जाता है फाइनली। Okay, so this is with regard to your women reservation bill and how it has been passed. Yes, बताइए सर।
बताया मैंने आंसर अभी आपको 28 बिल्कुल सही है डीपी गेमिंग, आपका आंसर 28 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो उसके आधे यानी 14 स्टेट्स हैव टू फाइनलाइज इट, तब जाके आपका बिल जो है वो आगे पास होगा। ओके अब इसको हम डीलिमिटेशन से कैसे जोड़ सकते हैं, तो यहां पे डीलिमिटेशन पे रिजर्वेशन डिपेंड होता है, तो यहां पे गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि 2011 के सेंसस पे कर देते हैं, तो उससे क्या क्या चेंजेस होंगे। तो अगर 2011 का सेंसस यूज किया जाता है तो इंट्रोड्यूस विमेन रिजर्वेशन, तो उसके बाद क्या होगा 273 सीट जो है वो विमेन के लिए रिजर्व हो जाएंगी, बट एट द सेम टाइम जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो भी इंक्रीज होने वाली हैं, विच इज गोइंग टू बी फ्रॉम 543 टू 816। ओके तो 543 से इंक्रीज होके कितनी हो जाएंगी ये 816 जो है टोटल सीट्स यहां पे काउंट हो जाएंगी। बट द प्रॉब्लम इज कि द स्टेट्स आर लाइक कि सदर्न स्टेट्स आर लाइक कि हमारा जो नंबर ऑफ सीट्स का इंक्रीमेंट है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू नदर्न। तो यहां पे आई फाउंड दिस इंटरेस्टिंग ग्राफिक, जिसमें इफ इट इज विजिबल टू यू, यू कैन सी हियर कि जो आपको यहां पे लाइट क्रीमिश कलर में दिख रहा है दोज आर द करंट सीट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज, और जो येलो कलर में दिख रहा है दिस आर गोइंग टू बी द प्रपोज नंबर ऑफ सीट्स। ओके तो करीब करीब इतनी सीट जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे देखा जाए सेंसस 2011 के, तो दिस वुड बी द नंबर ऑफ सीट्स। तो यहां पे सबसे बड़ी सीट्स का जो इंक्रीमेंट है वो अभी भी यूपी में ही है, तो पहले 80 सीट्स थी और अब 120 सीट्स वहां पे हो जाएंगी, विच इज गोइंग टू बी अ बिग जंप फॉर यूपी। यानी कि यूपी की इतनी सीट्स हो जाएंगी कि यूपी जो है वो अकेला यहां पे जो इलेक्शंस है उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, पहले से ही उसका इन्फ्लुएंस पावर बहुत ज्यादा है। और एक बहुत बात कही जाती है आपके पॉलिटिक्स के अंदर में कि जब तक कोई यूपी नहीं जीतती है पार्टी तब तक वो सेंटर में सरकार नहीं बना सकती है। तो आप यहां पे यूपी की और इंडियन इलेक्शंस की हिस्ट्री निकाल लेना, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने यूपी में गवर्नमेंट बनाई है, मतलब नंबर ऑफ सीट लोकसभा में सबसे ज्यादा जिसके पास आई है, वो ही पार्टी सेंटर में आपकी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट हो। जब तक यूपी नहीं जीतते तब तक वो एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ओके तो यहां पे दिस इज विथ रिगार्ड टू द चेंजेस इन नंबर ऑफ सीट्स। आगे देखते हैं कि यहां पे क्या डिलिमिटेशन आपका किसी लॉ में है या कॉन्स्टिट्यूशन में। सो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 82 पार्लियामेंट के लिए और 172 स्टेट के लिए, जहां पे लिखा हुआ है कि आपको हर 10 साल के अंदर में डिलिमिटेशन को यहां पे एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके आर्टिकल्स के आपको याद करने, अगेन आर्टिकल्स याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके तो यहां पे जो मैं डिलिमिटेशन की बात कर रहा हूं, चेंजेस फिक्सिंग द बाउंड्रीज की बात कर रहा हूं कि बाउंड्रीज को चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, कौन उसको बेसिकली कंप्लीट करता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट करती है, या कोई नया यहां पे कमीशन है? क्या इलेक्शन कमीशन करता है? तो आंसर इन ऑल दीस थ्री केसेस वुड बी नो। तो याद रखना ऑप्शंस भी ऐसे ही आने वाले हैं आपके, एक क्वेश्चन आपको दिख भी जाएगा इस टाइप का। एनीवे तो यहां पे अगर हमें डिलिमिटेशन करनी है, बाउंड्रीज को चेंज करना है, तो उसके लिए वी नीड अ डिलिमिटेशन कमीशन। तो वी नीड अ डिलिमिटेशन कमीशन जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। सो डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, और इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो रिटायर्ड हैं वो चेयरपर्सन होते हैं इसके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके मेंबर होते हैं, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, जिस भी स्टेट का डिलिमिटेशन हो रहा है उस स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। अच्छा एक सवाल मेरा रह गया कि यहां पे वुमेन रिजर्वेशन एक्ट में हम 33% रिजर्वेशन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहां पे व्हाट अबाउट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज? पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के अंदर में हमने क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया है? क्या कोई मुझे इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब दे सकता है क्या कमेंट बॉक्स में कि भाई हमने लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली हायर ऑफिस के लिए तो करा है, बट पंचायत म्युनिसिपैलिटीज के लिए 33% रिजर्वेशन अनाउंस नहीं किया गया है। सो कैन एनीवन लेट मी नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एनीवे तो यहां पे ये डिलिमिटेशन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है जो यहां पे आपके डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को फुलफिल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके जो ऑर्डर्स होते हैं वो फाइनल होते हैं, बाइंडिंग होते हैं, इनको आप कोर्ट में या पार्लियामेंट में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो देखिए ये जो आपके ऑर्डर्स हैं ये पार्लियामेंट पे भी बाइंडिंग है, यहां पे वो ये नहीं कह सकते कि हम सॉवरिन है और ये जो रिकमेंडेशन है ये आपकी नॉन बाइंडिंग है। दीज आर द बाइंडिंग रिकमेंडेशंस, और ये कोर्ट्स और पार्लियामेंट के अंदर में चैलेंज नहीं करी जा सकती है। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस इसके बाद में जो भी इनका रिकमेंडेशन होगा उस पर वोटिंग होगी, तो वोटिंग में वो चीज रिजेक्ट हो सकती है। ओके अब हम आते हैं
कि यहां पे जो सदर्न स्टेट्स हैं वाई दे आर सो बाय दे आर क्राइंग मैं बोलना गलत कहूंगा, बट वाई दे आर अगेंस्ट दिस डिलिमिटेशन ऑफ द सीट्स, बिकॉज हमने जो पिछला डिलिमिटेशन किया था, मैंने अभी आपको बताया 71 के पॉपुलेशन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे किया गया है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 76 में हुआ था, वहां पे क्या डिसाइड करा गया कि बिकॉज नॉर्थ स्टेट्स, तो आज की बात नहीं है, 76 में यहां पे ये चीज डिसाइड हो गई थी कि नदर्न स्टेट जो है वो यहां पे पॉपुलेशन को इंक्रीज को रोक नहीं कर पा रही हैं और सदर्न स्टेट जो है वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर चुका है। तो सदर्न स्टेट्स को यहां पे कोई भी ड्रॉबैक ना फेस करना पड़े, इसलिए 71 के सेंसस के बेसिस पे सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था। ओके, 71 के बेसिस पे सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था। इसके बाद ये जो फ्रीज था ये 25 ईयर्स के लिए था, तो 2001 तक सेंसस तक था। 2001 में भी सेंसस में कोई चेंज नहीं हुआ था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। इनकी साउथ की स्टेट्स की पॉपुलेशन स्टेबलाइज और डिक्रीज होना स्टार्ट होने लग गई थी। तो यहां पे 84th अमेंडमेंट जो 2003 में आया, उसके अंदर में हमने क्या करा, जो ये फ्रीज है ये 2026 तक हमने एक्सटेंड कर दिया। ओके, यानी कि जो नेक्स्ट आपका डिलिमिटेशन होना था वो किस बेसिस पे होता, वो होता 2031 के बेसिस पे। ओके, तो नेक्स्ट डिलिमिटेशन किसके बेसिस पे होता, 2031 के बेसिस पे होता, क्योंकि यहां पे टिल 26 यानी 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद आप डिलिमिटेशन कंडक्ट करोगे। दिस इज व्हाट 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेड सो। और यहां पे बहुत सारे जो चालाक लोग हैं जो समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या चीजें करती है, तो देखिए फॉर बिकॉज ऑफ कोविड यहां पे 21 का सेंसस तो आपका कैंसिल हो गया था, लेकिन क्या उसके बाद में ऐसी अपॉर्चुनिटी क्या 4-5 साल में आई ही नहीं कि हम सेंसस नहीं कंडक्ट करा सकते थे? क्योंकि सेंसस 23, 24, 25 और 26 ये सारे के सारे आपके जो ईयर्स थे ये नॉर्मल ईयर्स थे, यहां पे सेंसस कंडक्ट किया जा सकता था। मैंने 22 भी काउंट नहीं करा है। ओके, कोविड 2020 और 21 तक था, 22 भी ईयर है आपके पास वैसे तो, बट फिर भी ये 4 साल थे जब सेंसस कंडक्ट हो सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको डिले करने की कोशिश करी, सेंसस डिले करने की कोशिश करी सिंस एटलीस्ट टिल 2026, जिससे कि जो नेक्स्ट सेंसस 27 हो वो इस सेंसस के बाद में हो और उसके बाद में जो फ्रीज है उसको हम रिमूव कर सकें। आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे कि 84th में हमने क्योंकि पॉपुलेशन का फ्रीज लगा दिया था कि अब सीट्स इंक्रीज नहीं हो सकती हैं टिल 2026 के सेंसस के बाद तक। तो अगर 21 में सेंसस हो जाता तो 2031 में नेक्स्ट होता। तो यहां पे कोविड की वजह से 21 में नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, अगले 5 साल तक भी सेंसस कंडक्ट नहीं किया, सो दैट नेक्स्ट सेंसस 27 में हो और ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो सके। ओके, तो इस वजह से क्या है कि नो इंक्रीज इन सीट डिस्पाइट पॉपुलेशन इंक्रीज। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है स्टेट्स की, लेकिन कोई नंबर ऑफ सीट्स में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द 42nd एंड 84th। देखिए नंबर भी याद करना इजी, अगर एक भी याद है तो 42nd का डबल 84th होता है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि सेंसस के या पॉपुलेशन का जो लिमिट है आपके नंबर ऑफ सीट्स पे लोकसभा में, वो किन स्पेसिफिक अमेंडमेंट से आपके इंपोज किया गया था। ओके, तो ये है। ओके, सो लेट मी सी, पहले से ही रिजर्व है, बिल्कुल सही सर, क्योंकि पहले से ही रिजर्वेशन दिया हुआ है 73rd 92 में एंड यान है बिकॉज ऑलरेडी इन 73rd एंड 74th। बिल्कुल सही जवाब, रियली स्मार्ट स्टूडेंट्स आई हैव राइट नाउ विच हैव गिवन द राइट आंसर्स। ओके, बिल्कुल सही, 73rd 74th में हम 92 में ही दे चुके हैं 33% रिजर्वेशन। अब स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रहे हैं उल्टा, वहां पे 50% सीट्स का रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपको जो मुझे जवाब देना है दैट इज विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज प्रोवाइडिंग 50% सीट, या विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैड प्रोवाइडेड 50% रिजर्वेशन टू विमेन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो ये था आपका विथ रिगार्ड टू फ्रीज ऑन डिलिमिटेशन। लाइक आई सेड कि मैं आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, वर्ल्ड टीबी वाला आपका जो डिलिमिटेशन है दैट, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आपके लिए द ऑयल शॉक, उन तीनों न्यूज को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए। ओके, तो यहां पे देखिए आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है
फटी बिरोल, उन्होंने यहां पे कहा है कि जो ये ऑयल शॉक है, यहां पे जो ये ऑयल क्राइसिस है, इट इज वर्स देन द 1970s क्राइसिस। तो इंडिया, नॉट इंडिया, वर्ल्ड ने इससे पहले दो बड़े ऑयल शॉक्स देखे थे और वन ऑफ द ऑयल शॉक्स लेड टू क्रिएशन ऑफ दिस आईईए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्ल्ड में अगर आगे जाके कोई ऑयल क्राइसिस हो तो वो क्राइसिस जो है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का है। और यहां पे इनके जो लीडर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ही इज क्लेमिंग कि यहां पे ये जो शॉक है, दिस इज मच बिगर इन इट्स सिग्निफिकेंस देन द प्रीवियस ऑयल क्राइसिस ऑफ 1970s। और इन्होंने 1970s क्यों कहा है? क्योंकि जो पहले दो ऑयल क्राइसिस थे, फर्स्ट और द सेकंड वन, दोनों के दोनों 1970s के अंदर में ही आपके अकर हुए थे। एंड उसमें से एक जो ऑयल क्राइसिस सेकंड वाला, दैट इज अगेन रिलेटेड टू क्राइसिस इन ईरान ओनली। ओके, तो सेकंड में भी ईरान इन्वॉल्व था और थर्ड में भी ईरान जो है उसका इन्वॉल्वमेंट है। इट वॉज ओनली द फर्स्ट वन जहां पे ईरान इन्वॉल्व नहीं था। ओके, तो यहां पे लेट्स अंडरस्टैंड द करंट ऑयल शॉक एंड देन विल आल्सो अंडरस्टैंड द प्रीवियस ऑयल शॉक्स और उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल। ओके, तो यहां पे मेजर थ्रेट टू ग्लोबल इकोनॉमी करा गया। व्हाट इज गोइंग टू बी द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑयल शॉक? राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लेशन, एनर्जी प्राइस वॉलेटिलिटी एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन रिस्क। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, अभी जो आप यहां पे मार्केट देख रहे हैं, जो अभी हम डिफिकल्टीज अगर थोड़ी बहुत फेस कर रहे हैं, वो सिर्फ वॉर टाइम डिस्रप्शंस की वजह से। लेकिन यहां पे आईईए जो है वो हमें क्या वार्न कर रहा है कि यहां पे इसका जो इंपैक्ट है, इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी लिमिटेड टू द वॉर पीरियड, बट इट इज गोइंग टू बी बियॉन्ड द वॉर पीरियड। और उसका क्या क्या इंपैक्ट देखने वाले हम? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने वाली है, सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबल महंगाई बढ़ेगी। तो ग्लोबल बढ़ेगी तो इंडिया में भी उसका इंपैक्ट आएगा। सेकेंड इज एनर्जी प्राइस वॉलेटिलिटी, प्राइसेस जो हैं वो वॉलेटाइल होंगी, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा जाएंगी, बिकॉज जो आपकी अभी तक स्टेबल रिसोर्सेस थे, स्टेबल सप्लाई था आपके ऑयल का, गैसेस का, अब वो यहां पे डिस्टर्ब हो चुका है। एंड देयर इज अ वेरी बिग रिस्क कि बिकॉज यहां पे एनर्जी से ही दुनिया चल रही है, इकोनॉमी चल रही है, तो स्लो डाउन का भी एक बहुत बड़ा रिस्क यहां पे है। ओके, तो ये तीन करंट ऑयल शॉक के बारे में। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ही हैज सेड कि भाई ये पुराने शॉक से भी ज्यादा बड़ा शॉक है। तो यहां पे इससे पहले कौन से शॉक्स हुए थे? तो पहली बार जब वर्ल्ड ने एक ऑयल क्राइसिस फेस किया था एट द ग्लोबल लेवल, दैट वाज इन 1973। okay, and it is this 1973 का ऑयल क्राइसिस which led to the creation of international energy agency only। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट भी देख लीजिए, 74 में यहां पे इसको बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कि 74 के ऑयल क्राइसिस आगे फ्यूचर में ना आकर हों। तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस 73 ऑयल क्राइसिस? तो उस टाइम में अगेन इसको आप अभी से भी रिलेट कर सकते हो, तो अभी रिसेंटली और अभी भी चल ही रहा है कुछ हद तक, इजराइल पैलेस्टीन वॉर जो है वो यहां पे उसकी जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकली जो एक और वॉर 73 में हुआ था, अरब इजराइल वॉर, दैट इज द कॉज ऑफ द 73 ऑयल क्राइसिस। सो डू यू नो इस अरब इजराइल वॉर को और क्या कहा जाता है? और जो अभी अक्टूबर 7 अटैक हुआ था वो सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेट किया जाता है 73 के अरब इजराइल वॉर से, बिकॉज इस बार का जो 23 का अक्टूबर 7 अटैक था बाय द हमास ऑन इजराइल, ऑन द इजरायली लैंड, दैट वाज आल्सो ऑन अ रिलीजियस डे। और ये वाला भी जो वॉर था, दैट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड ऑन अ रिलीजियस डे, जो डे था यौम किपुर फेस्टिवल। ओके, यौम किपुर जो है इट इज अ हॉलीडे, इट इज अ रिलीजियस डे फॉर द जूज ऑफ द वर्ल्ड। और यहां पे यौम किपुर के दिन पे इस वॉर को, इस अटैक को किया गया था, इसलिए इस वॉर को यौम किपुर वॉर भी कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर्स बिटवीन अरब कंट्रीज एंड इजराइल। ओके, और यहां पे बिकॉज द अरब कंट्रीज फेल्ट कि बिकॉज वी हैव ऑयल, और ऑयल को हम जिन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं वो हमें ना सपोर्ट करके इजराइल को करता है, तो वो सारे के सारे अरब कंट्रीज जो सारे ऑयल को कंट्रोल कर रहे थे, व्हाट दे डू इज दे पुट एन ऑयल एम्बार्गो ऑन कंट्रीज हु आर सपोर्टिंग इजराइल इन द वॉर। तो यहां पे क्या करते हैं, वो उन सारे कंट्रीज को इकोनॉमिक कॉस्ट बेयर करने को कहते हैं जो सब इजराइल को सपोर्ट करते हैं। और पहली बार एक ऑयल एम्बार्गो लगाया जाता है जिसका इंपैक्ट क्या होता है? शार्प प्राइस इन ऑयल प्राइसेस। तो आज हमें 104, 105 का पेट्रोल, 115 का पेट्रोल महंगा लगता है, और उस टाइम में अगर 50 रुपए का पेट्रोल होता तो वो एकदम से 80-90 रुपए उस टाइम में 73 में हो गया था।
ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी यहाँ पे इशू था। और ग्लोबल रिसेशन, सो इट लेड टू अ ग्लोबल रिसेशन ऑल्सो, बिकॉज इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया था, बिकॉज ऑल द इंडस्ट्री क्लोज डाउन एट वंस बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑयल। और उस टाइम में जैसे अभी हमारे पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, इंडिया के पास या किसी भी कंट्री के पास इतने लार्ज स्केल पे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं होते थे। एंड इट वॉज ओनली आफ्टर दिस इंसिडेंट कि आईईए ने रिकमेंड करा हर कंट्री को कि आप अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाइए, जिसके अंदर में 90 डेज का आपके पास में ऑयल सप्लाई होना चाहिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बिग दिस 73 ऑयल क्राइसिस वाज। ओके, और उसके ही 6 साल के अंदर में एक और ऑयल क्राइसिस होता है 79 के अंदर में, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ दिस टाइम इट वाज बिकॉज ऑफ द इरानियन रेवोल्यूशन। तो 1979 जो ईयर है, okay, 1979 is one of those year when a decade happens, when a century happens in a matter of months only। तो 79 जो है उस टाइम में इतने सारे इवेंट्स हुए वर्ल्ड ओवर, जिसमें एक इंपॉर्टेंट इवेंट था इरानियन रेवोल्यूशन, जिसने ईरान की जो पूरी हिस्ट्री है उसको बिल्कुल टर्न कर दिया, उसको बिल्कुल अलग रूट में ले गई। और यहां से जो करंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है वो क्रिएट होता है 79 रेवोल्यूशन से। तो इसका इंपैक्ट क्या था? इट वॉज रिड्यूस ऑयल सप्लाई एंड ऑल्सो इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी was a side effect of this specific ऑयल क्राइसिस। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट ऑयल क्राइसिस है जिसके बारे में फतेह बिरोल जो है हम सबको बता रहे हैं कि जो अभी का ऑयल क्राइसिस है दिस इज वर्स देन दिस। ओके, तो यहां पे जिस एजेंसी को वो हेड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आई थिंक कि इस बार हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में आपसे आईए का एक सवाल पूछ लिया जाए, तो इस टॉपिक को अच्छे से करना है हमें। ओके, तो आईए 1974 में स्टैब्लिश हुआ था आफ्टर दिस 73 ऑयल क्राइसिस ओनली। पेरेंट बॉडी क्या है? ओईसीडी। तो क्या कोई मुझे इसका फुल फॉर्म बता सकता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओईसीडी? दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, डीपी गेमिंग ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यस, इट इज बिहार। बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट, बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने यहां पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। ओके, एनीवे, क्या ओईसीडी का फुल फॉर्म बता सकते हो? एक हिंट दे देता हूं, इट इज अ ग्रुप ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड और इकोनॉमिकली वेल ऑफ सोसाइटीज, इकोनॉमिकली वेल ऑफ कंट्री जो है उनका ये ग्रुपिंग है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, जहां इस ओईसीडी का भी हेडक्वार्टर है। ओके, तो ओईसीडी का हेडक्वार्टर भी पेरिस में और इसी के ही हेडक्वार्टर में आपके आईए का हेडक्वार्टर भी है। कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 32 कंट्रीज हैं। इंटरेस्टिंगली only those countries which are members of OECD can become full members of this IEA also। तो यहां पे इसकी जो membership है वो restricted है to OECD countries। Okay, because India is not a member of OECD। So if you didn't know this, India is not a member of OECD, that's why it is also not a full-time member of OECD। ओके, तो इंडिया इज नॉट अ फुल मेंबर, इट इज एन एसोसिएशन कंट्री। चीफ करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? फतेह बिरोल इज द करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फंक्शंस क्या है? तो ये फंक्शंस है ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को मॉनिटर करना, पॉलिसी एडवाइस प्रोवाइड करना, इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स को कोऑर्डिनेट करना और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को भी प्रमोट करना। ये सबसे रीसेंट एडिशन है। ओके, क्लीन एनर्जी जो है ये अभी रिसेंटली कुछ सालों में ही एडिशन हुआ है। तो आईए ने भी यहां पे इसको भी अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमें सिर्फ एनर्जी क्राइसिस को ही डील नहीं करना है, हमें यहां पे क्लीन एनर्जी में भी ट्रांजिशन करना है। ओके, सो लेट मी सी। बिल्कुल, डीपी गेमिंग ने बहुत सही हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, विच इज कि यस, इंडिया है 74 डेज ऑफ ऑयल रिजर्व्स। तो करंटली जो हमारे पास में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, ओके, दिस एंड प्लस जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके पास में भी जो पूरा स्टॉक है उसको मिला के हमारे पास में 74 डेज का है। ओके, तो यहां पे अभी हम इसको इंक्रीज करना चाहिए एंड वी वुड वांट कि एसपीआर ही जो है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है यही हमारे पास टोटल 90 डेज का हो। बट दैट्स गुड इंफॉर्मेशन। एंड या और डीपी गेमिंग ने आंसर भी दिया है। ओके, आपने दोनों ने ओपेक का दिया है, यहां ओपेक नहीं पूछा है मैंने, ये ओईसीडी है। ओपेक अलग है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो ओपेक है, वो अलग है। दोनों ने गलत आंसर दिया, या ने भी और डीपी गेमिंग ने भी। ओईसीडी दैट्स अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेट्रोल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इकोनॉमिकली वेल ऑफ कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एनीवे दिस इज रिगार्डिंग आईईए ऑल्सो। ओके, ये इसके फंक्शंस है।
ठीक है, तो मेन 3 न्यूज हम कर चुके हैं। अब यहां पे मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग न्यूज भी यहां पे कवर करने वाला हूं जो यूजुअली मिस आउट हो जाती है। तो देखिए, अगर आप ईरान इजराइल का वॉर फॉलो कर रहे हैं, आपने ऑयल क्राइसिस पढ़ लिया, लेकिन अगर आप यहां मिस कर गए तो इट इज पॉसिबल कि जो एक सिंपल सा, एक बहुत इजी सा एक मार्क है, वो आप यहां पे मिस कर सकते हैं। तो यहां पे न्यूज आई कि सेंटर ने एक एआई स्किलिंग ड्राइव लॉन्च करा है विद गूगल यूट्यूब। तो 3 क्रिएटिव इनिशिएटिव लॉन्च करे गए हैं, लेकिन हमारे काम का एक ही है, विच इज द नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव। तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने यहां पे ये नया इनिशिएटिव लॉन्च करा है जिसका नाम है नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसके अंदर में 3 पार्टनर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और उसके अलावा गूगल है और यूट्यूब है। ओके, यूट्यूब, गूगल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव यहां पे लॉन्च करा है इन पार्टनरशिप थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आईआईसीटी हो गई, प्लस गूगल हो गया, प्लस यूट्यूब हो गया, ये 3 ने मिलकर आपका नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च करा है, जिसमें ये 15,000 यूथ को ट्रेन करेंगे और स्किल अप करेंगे इन एआई यूज। ओके, और इसका कॉस्ट क्या होगा, इट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको कोई कॉस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पे। ओके, यस, अब यहां ने सही आंसर दिया है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही आंसर आपका। यस, दिस इज द फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहां पे ये नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव यहां पे लॉन्च करा है। एक वेव्स ओटीटी है, उस पे वेव्स प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करा है, और एक वहां पे जो आपके केबल जो आपका टीवी होता है, टीवी के लिए भी सेट टॉप बॉक्स लगाना होता है, उसकी जगह उसी में ही टीवी के अंदर में ही सैटेलाइट ट्यूब्स लगाने की बात चल रही है। तो ये 3 इनिशिएटिव अनाउंस करे गए, लेकिन हमारे काम का क्या है, नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव है, एंड दिस इज द वे टू प्रमोट द ऑरेंज इकोनॉमी। ओके, और इससे गवर्नमेंट किसे प्रमोट करना चाह रही है, ऑरेंज इकोनॉमी को। अब ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है, तो जैसे हम ओशन इकोनॉमी को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, ऐसे ही जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, क्रिएटिव इकोनॉमी कह सकते हो, मैं इसको डिजिटल कह सकता हूं, डिजिटल इकोनॉमी है। ओके, कल्चर इकोनॉमी है, कल्चर को प्रमोट कर रहा हूं मैं यहां पे, उन सब के लिए मैंने कौन सा टर्म यूज करा है, ऑरेंज इकोनॉमी। ओके, तो व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी, जहां पे मैं क्रिएटिव, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, आपके कल्चर को, डिजिटल इकोनॉमी को, इनको प्रमोट कर रहा हूं, म्यूजिक प्रमोट कर रहा हूं, मैं मूवीज को प्रमोट कर रहा हूं, ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ द ऑरेंज इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। ओके, सो जस्ट रिमेंबर व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी, द क्रिएटिव इकोनॉमी इज कॉल्ड एज द ऑरेंज इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन एक और वन लाइनर और उससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एक बहुत फेमस क्रिकेट ग्राउंड है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन अ मैच ऑन दिस, अ वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, अ वेरी बिग ग्राउंड, जिसका नाम है एमसीजी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब। अब मुझे ये तो क्रिकेट ग्राउंड, सॉरी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि मेलबर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और जो ये क्रिकेट ग्राउंड है ये मेलबर्न सिटी के अंदर में ही आपका सिचुएटेड है। तो यहां पे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर में 150th एनिवर्सरी टेस्ट खेला जाएगा। ओके, 150th एनिवर्सरी टेस्ट खेला जाएगा। तो ये 150th एनिवर्सरी कब से है, कहां, किस चीज की 150th एनिवर्सरी है ये, तो देखो ये ग्राउंड तो आया 1853 में, यानी कि इसको तो 200 साल से ऊपर हो चुके हैं, 200 तो नहीं बट 150 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो ये इसको नहीं कर रहा है, यहां पे ये 150th एनिवर्सरी है ऑफ द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच प्लेड बिटवीन 2 कंट्रीज इन 1877। तो ये 150th एनिवर्सरी टेस्ट किस चीज का है, इट इज द 150th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच एवर प्लेड। ओके, सबसे पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, 1877 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, और कहां पे हुआ था, एमसीजी ग्राउंड में हुआ था। ठीक है, तो ये फर्स्ट एवर टेस्ट मैच। ऑल्सो वर्ल्ड का सबसे पहला ओडीआई मैच 1971 में जो हुआ था, दैट वाज आल्सो होस्टेड बाय मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ओनली। ओके, तो यहां पे ये दोनों तीनों पॉइंट जो हैं सारे आपके काम के हो चुके हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, तो ये सब काम का है आपके लिए। तो यहां पे 150th एनिवर्सरी टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट मैच जो हुआ था 1877 में उसका। ओके, तो कुछ ट्रिविया आप सबके लिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि होम ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है, या मक्का ऑफ क्रिकेट, मक्का मदीना होता है, मक्का ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है, और वर्ल्ड क्रिकेट, सो जो वर्ल्ड का सबसे पुराना ओल्डेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है दैट इज अ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जो आपके लंदन यूके के अंदर में है। स्टैब्लिश हुआ था 1814 में, ये वर्ल्ड का सबसे पहला क्रिकेट ग्राउंड है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। ओके, इसको होम ऑफ क्रिकेट या मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है द ओवल, जो वेन्यू फर्स्ट टेस्ट था इन इंग्लैंड,
ओके, तो ये द ओवल इंग्लैंड में ही है, ये 1845 में आया था और ये फर्स्ट टेस्ट इंग्लैंड का था। ओके, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड 1853 में, जहां पे फर्स्ट टेस्ट मैच आपका हुआ था। ईडन गार्डन्स, ओके, अब देखो यहां पे आप कह रहे होगे वेन्यू फर्स्ट एड यहां लिखा है, तो देखो 45 में ये स्टेडियम तो बन गया था, लेकिन फर्स्ट टेस्ट मैच बाद में हुआ था। और फर्स्ट टेस्ट मैच कहां पे हुआ था? 1877 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, इंटरनेशनल। ओके, ईडन गार्डन्स इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट, इंडिया का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम, जिसको मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट कहते हैं। मक्का ऑफ क्रिकेट इज लॉर्ड्स, मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट इज ईडन गार्डन्स। ओके, एंड फिर फाइनली हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो करंटली लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम वर्ल्ड का है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, नमो स्टेडियम। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहां पे बीजेपी, देखिए अब न्यूज क्या है और वहां से हम काम की चीज क्या निकाल रहे हैं। बीजेपी ने मोदी जी की बड़ाई करी है फॉर बिकमिंग इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट। यानी आप स्टेट में भी गवर्नमेंट के हेड हो सकते हो और सेंटर में भी गवर्नमेंट के हेड हो सकते हो। तो अगर यहां पे टोटल टेन्योर काउंट किया जाए, सिर्फ एक स्टेट का नहीं काउंट कर रहे, सिर्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहे, हम टोटल काउंट कर रहे हैं कि एंड ऑफ द डे वो किसी गवर्नमेंट को तो हेड कर रहे हैं। तो अगर हम टोटल कर लेते हैं सेंटर और स्टेट का, तो जो बीजेपी के मोदी जी हैं, ये इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट बन चुके हैं। और यहां पे इन्होंने किसको बीट करा है? इन्होंने बीट करा है पवन कुमार चैमलिंग को, जो करीब 25 साल तक, 25 साल से सिक्किम के सीएम थे, 25 साल तक सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे। ओके, तो इंटरेस्टिंगली बीजेपी ने एक और रीजन सेलिब्रेट करने का, मोदी जी को सेलिब्रेट करने का ढूंढ लिया, विच इज कि अगर हम टोटल देखें, सीएम प्लस पीएम देखें, तो वो फिर इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, याद रखना, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज वर्ल्ड के वो नहीं है, टॉप 5 में भी नहीं है अभी तो। ओके, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? तो आपको बस पहला याद रखना, फिडेल कैस्ट्रो, क्यूबा के थे और करीब 49 ईयर्स, करीब करीब 50 साल ही रूल्ड और ही गवर्न क्यूबा। फिडेल कैस्ट्रो, देन मुआवर गद्दाफी, देन लू क्वान यू 31 ईयर्स सिंगापुर में। ओके, तो ये सिंगापुर में थे एंड ही चेंज सिंगापुर। ओके, और मोहम्मद गुदाफी लिबिया। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं मोर और लेस दीज वर ऑथोरिटेरियन फिगर्स ओनली। ओके, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, ऑल ऑफ दीज वर ऑथोरिटेरियन फिगर्स ओनली। ओके, और अब यहां पे इंडिया की बात करें तो नरेंद्र मोदी बन चुके हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो पवन चैमलिंग को बीट करके बने हैं। नरेंद्र मोदी के टेन्योर की बात करी जाए तो ये सीएम थे गुजरात के 2001 से 2014 और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 2014। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इनके हो चुके हैं। होपफुली बीजेपी होप्स की ये चौथे भी सीएम पीएम बने, चौथी बार भी पीएम बने, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल आया था, बैंक्सकी इज अनमास्क्ड एंड आर्ट इज पुअरर। अब ये बैंक्सकी क्या है, ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी समझ लेते हैं, एडिटोरियल जो है, एंड प्लस यहां पे बैंक्सी के बारे में भी समझ लेते हैं। तो चलिए पहले बैंक्सी के बारे में जान लेते हैं। तो बैंक्सी जो था एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है और बैंक्सी इज अ स्ट्रीट नेम, इज अ पेन नेम। पेन नेम मैं इस तरह से यूज कर रहा हूं कि दिस इज नॉट हिज रियल नेम, ये इनका जो आर्टिस्ट का जो एक नाम होता है, जैसे कई लोग कहते हैं विलियम शेक्सपियर का रियल नेम वाज नॉट विलियम शेक्सपियर। देयर आर सर्टेन थ्योरीज विच सेज दैट इट वाज अ विमेन, विलियम शेक्सपियर वाज अ विमेन। तो यहां पे इट वाज देयर पेन नेम, कि वो लिखते किसमें। तो यहां पे बैंक्सी भी जो है, बैंक्सी इज ऑल्सो नॉट द रियल नेम ऑफ द आर्टिस्ट, जो डिफरेंट स्ट्रीट पे जाके, डिफरेंट, सिर्फ यूके नहीं वर्ल्ड ओवर, ही यूज्ड टू गो टू डिफरेंट स्ट्रीट और वहां पे ये आर्टिस्ट जो अपनी आर्टिस्ट्री को शोकेस करता था। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इनकी जो आइडेंटिटी दैट वाज हिडन। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइडिंग, ऑफ नॉट नोइंग द आर्टिस्ट इन सच अ केस, तो उसके बारे में यहां पे है कि आर्ट, बैंक्सी को अनमास्क हुआ है तो आर्ट जो है वो थोड़ी सी यहां पे और पुअरर हो चुकी है, जो क्वालिटी है वो कम हुई है। ओके, तो ये भी हम समझेंगे। नॉन फॉर ग्राफिटी एंड स्ट्रीट आर्ट, पॉलिटिकली एंड सोशली चार्ज थीम्स। ओके, तो व्हेनेवर ही यूज्ड टू मेक एनी ड्राइंग और कुछ भी चेंजेस करते थे, स्ट्रीट आर्ट क्रिएट करते थे, तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल या सोशल वहां पे कोई आपका इश्यू उसको वो रेस करते थे। तो दैट्स व्हाई आल्सो ही वाज वेरी पॉपुलर। अब यहां पे गार्जियन एक पेपर है यूके का, गार्जियन करके, उसने इनकी आइडेंटिटी रिवील करी है, रॉबिन गनिंघम। रॉबिन गनिंघम इज द नेम, जो ब्रिस्टल इंग्लैंड के ओरिजिन वाले हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू शो यू, इसके बाद में मैं कुछ इनकी पिक्चर्स जो इन्होंने बनाई है, आई विल शो यू दोस पिक्चर्स आल्सो। एनीवे, तो यहां पे द आर्टिकल इज रिगार्डिंग कि व्हाई समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट दैट द आर्टिस्ट शुड बी हिडन। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि व्हेन द आर्टिस्ट इज हिडन, द फोकस इज ऑन द आर्ट। ओके, तो आर्टिस्ट के बारे में नहीं पता है आपको, तो सिर्फ आप आर्ट पे फोकस करते हो, उस मैसेज पे फोकस करते हो, रेदर देन थिंकिंग अबाउट कि व्हाट एन आर्टिस्ट ही इज, तो इट बिकम्स अबाउट आर्ट।
ओके, तो जैसे हम यहाँ पे जब एम.एफ. हुसैन की बात करते हैं तो वी रिकॉग्नाइज अ पेंटिंग एज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज ड्रॉन बाय एम.एफ. हुसैन। ओके, तो ये जो सारी, या पिकासो की बात करते हैं, मोनालिसा की बात करते हैं, तो मोनालिसा इज एसोसिएटेड विद पिकासो, कि मोनालिसा की पेंटिंग तो अमेजिंग है ही, बट ये पिकासो ने बनाई थी, विच वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, दैट ऑल्सो, सॉरी, not Picasso, it was Leonardo da Vinci. He made the Mona Lisa. I'm sorry, Picasso is another very famous artist of the world. Okay, anyway, so I was saying कि भाई यहाँ पे अगर आपका बैंक्सकी इज अननोन, तो उससे आर्ट जो होती है इट इज लेस पुअर, ओके, इट इज मोर रिच, और आपका फोकस आर्ट पे रहता है। दूसरा होता है एक एनोनिमिटी का भी वहां पे अलग ही बेसिकली उसका बेनिफिट होता है कि यू ऑलवेज आर इंट्रिग्ड दैट हु हैज ड्रॉन दिस स्पेसिफिक पेंटिंग। दूसरा ये होता है यू डो स्टॉप एसोसिएटिंग अ मैसेज ऑफ अ पेंटिंग विद द आर्टिस्ट इफ यू डोंट नो द आर्टिस्ट, इफ यू आर नॉट अवेयर कि ये जो पर्सन है ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है, ये किस साइड को करता है। तो यहां पे एक बेनिफिट क्या होता है कि आप यहां पे हमेशा जो आर्ट है उसको ही अप्रिशिएट करते हो, ना कि उस आर्टिस्ट को। तो कहीं ना कहीं यहां पे बैंक्सी का जो यहां पे डिस्क्लोजर हुआ है, दैट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड अपॉन। ओके, सो दिस इज विथ रिगार्ड टू, सो इट इज जस्ट अबाउट कि भाई बैंक्सकी जो है इसका अनमास्किंग है, इसकी आइडेंटिटी, गेटिंग टू नो हिज आइडेंटिटी, व्हाई इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर आर्ट और इज नॉट दैट अ गुड थिंग फॉर आर्ट। ओके, एनीवे, लेट्स कंटिन्यू with the next thing. I said कि भाई मैं इसकी कुछ आपको पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ. Let's look at these photographs. So he became very famous by this specific photograph in 2002, जो इन्होंने एक ब्रिज है आपका ब्रिटेन में, वाटरलू ब्रिज, जहां पे उन्होंने ये एक गर्ल विद बलून करके ड्रॉ किया था, एंड बाय दिस स्पेसिफिक ग्राफिटी ही बिकेम वेरी फेमस. उसके बाद देयर इज दिस वन स्पेसिफिक म्यूरल बाय बैंक्सकी ओनली, जो उन्होंने वेस्ट बैंक पैलेस्टीन में अंदर बैथलेम के अंदर में करी थी, जहां पे बर्थ हुआ था. सो यहां पे यू कैन सी अ पर्सन who is throwing something. So it is basically जो stone throwing आपकी है वो कश्मीर से स्टार्ट नहीं हुई थी. It was first in Israel and Palestine, between Israel Palestine. तो यहाँ पे usually they were throwing stone, तो यहाँ पे he is throwing what? He is throwing a bouquet of flower. ओके, तो इस तरीके से वो एक मैसेज सेंड करने की कोशिश करते थे कि भाई फेंकना है तो स्टोन्स मत फेंको, आप फ्लावर्स फेंको. इसके अलावा यहाँ पे ये कीव यूक्रेन के अंदर में है, तो रशिया यूक्रेन वॉर के लिए दिस इज ऑल्सो म्यूरल इन रशिया यूक्रेन, जहां पे ही हैज बेसिकली चेंज द ग्राफिटी. ही हैज मेड दिस ग्राफिटी, जहां पे कुछ ऐसे ही मेटल का पड़ा है जो वॉर के डिस्ट्रक्शन को शो करता है. यहाँ पे भी वॉर के डिस्ट्रक्शन को शो करता है, और यहाँ पे he has tried to show कि how this could have been different, कि यहाँ पे rather than children playing here, rather than someone doing a dance there, we are seeing a destruction. तो कहीं ना कहीं चार्ज पॉलिटिकली एटमॉस्फेयर में जो मैसेज होता है, he tries to send that only. Okay, तो this is with regard to the paintings which Banksy has made. Okay, तो it becomes important for you कि भाई आप सिर्फ फैक्ट्स मत याद करिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने न्यूज़पेपर के साथ टाइम स्पेंड करिए. Okay, so that's all for the news analysis for today. Now let's look at the 20 GK questions from today. Okay, I'm sure all of you would be able to answer, so I'm waiting for your answers in the comment box. Simple सा तरीका है, आप नंबर लिखना और उसके आगे 1A, 1B, 1C, 1D. So I know कि आप किस चीज को आंसर कर रहे हैं. Okay, तो पहला है आपका बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरक्लोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय हुम. तो किसने करा था? तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉच. इन सब लोगों के बारे में जानना, ट्राई टू फाइंड आउट हु वर दीज पीपल. बिलीव मी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल व्हेन इट्स कम टू डिस्कवरिंग ऑफ वैक्सीन्स एंड योर डिजीजेस. ठीक है, तो बैक्टीरियम जो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरक्लोसिस वो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर है आपका. यह सेकेंड पे देखते हैं, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड. वर्ल्ड टीबी डे किस दिन होता है? तो इट इज ऑन, आज का दिन है भाई, आज का 24 मार्च. सेकेंड का आंसर है ए. थर्ड पे आ जाते हैं, विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट टीबी. टीबी की वैक्सीन का नाम क्या है? ओपीवी, एमएमआर, डीपीटी, बीसीजी. वी नो इट इज बीसीजी. थर्ड का आंसर क्या है? डी. Fourth, by which year has the global community targeted the elimination of tuberculosis? बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, सेकंड का, थर्ड का भी. फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ का आप कर पाते हैं क्या? By which year has the global community targeted the elimination of TB? ग्लोबल गोल पूछा है, नॉट इंडियन गोल. द ग्लोबल गोल इज 2030. तो फोर्थ का आंसर है सी.
गुड ईशान। फिफ्थ पे देखते हैं, फिफ्थ का आंसर कर पाते हैं क्या? विच डिजिटल प्लेटफॉर्म इज यूज इन इंडिया फॉर मॉनिटरिंग टीबी पेशेंट्स? टीबी पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है? इट इज निक्षय पोर्टल। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल सही है या ईशान, गुड 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 टू सी ऑल ऑफ यू गिविंग द राइट आंसर। सिक्स देखते हैं, द रिजर्वेशन फॉर विमेन अंडर द 2023 एक्ट इज प्रोवाइडेड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ। तो जो रिजर्वेशन मिलेगा 23 एक्ट में, ये कितने साल के लिए? इट इज गोइंग टू बी फॉर 15 ईयर्स। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा डी। सेवन पे आते हैं, विमेन रिजर्वेशन एक्ट इंश्योर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन? विमेन रिजर्वेशन एक्ट के अंदर में कितना यहां पे रिजर्वेशन मिलेगा? कैन यू आंसर दिस? कैन यू आंसर द सेवेंथ वन? करेक्ट, बिल्कुल सही, सेवेंथ का आंसर है सी। एट पे आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर टीबी फ्री इन इंडिया? इसमें से कौन सा है जिसको टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया है? इट इज एट का आंसर क्या लोगे? एट का आंसर बिल्कुल सही आंसर है सेवेंथ का आप सबका। एट का आंसर क्या बताओगे? एट का आंसर बिल्कुल सही है बी, लक्षद्वीप। एट का आंसर है बी। ओके, लेट मी सी नाइन्थ आंसर कर पाते हैं क्या आप? द 42nd CAA froze the delimitation of seats based on which census? कौन से डिलिमिटेशन को फ्रोज किया था 42nd अमेंडमेंट ने? ऑन विच सेंसस? ऑन द बेसिस ऑफ द 71 सेंसस। तो 76 में ये एक्ट आया था और इसने 71 के सेंसस के बेसिस पे करा था। तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा ए। टेंथ देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट्स ग्लोबली? ओके, कैन यू टेल मी दिस? क्या नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द स्टेट है क्या? हेड ऑफ गवर्नमेंट है क्या? नॉट हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। इट इज नॉट नरेंद्र मोदी, इट इज नॉट एंजेला मार्केल, इट इज नॉट जो बाइडन, इट इज फिडेल कैस्ट्रो, जिन्होंने 49 ईयर्स तक गवर्न किया था। एक साल और उनकी 50 हाफ सेंचुरी हो जाती। टेंथ का आंसर है बी, बिल्कुल सही। 11th, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया? ओके, क्या ये आंसर कर सकते हैं आप? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? मनमोहन सिंह नहीं है, इंदिरा गांधी नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग है इंडिया के पीएम, या जवाहरलाल नेहरू? 11th का आंसर आप क्या दोगे? कैन यू आंसर 11th? बिल्कुल सही, 11th का आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही, गुड। 12th, द स्ट्रीट आर्टिस्ट बैंक्सी इज वाइडली बिलीव टू बी। तो अगर आपने आज का देखा है न्यूज एनालिसिस तो ये आंसर कर पाओगे। कौन है भाई? उनका नाम अब हमें पता है, इट इज रॉबिन गनिंघम। तो 12th का आंसर हो जाएगा डी। 13th, लेट्स सी आप इसको आंसर कर पाते हैं क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? ओके, अगेन न्यूज एनालिसिस बेस्ड, कर पाते हैं या नहीं? एमसीजी स्मॉलेस्ट स्टेडियम गलत है। लॉर्ड्स मिक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट लिखा है, ये भी गलत है। ईडन गार्डन्स होम ऑफ क्रिकेट, ये भी गलत है। ये और ये यानी आपके एक्सचेंज है। तो कौन सा सही है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। 13th का आंसर हो जाएगा बी। 14th, द 150th एनिवर्सरी टेस्ट मैच एट द एमसीजी कमेमोरेट्स। ओके, जो 150th एनिवर्सरी टेस्ट मैच है एमसीजी पे, वो किस चीज के लिए है, किस चीज को कमेमोरेट करता है? वो करता है क्या 150 ईयर्स ऑफ द स्टेडियम? नहीं। 150 मैचेस एट एमसीजी? नो। 150 ईयर्स ऑफ ओडीआई क्रिकेट? नो। 150 ईयर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था 1877 पे, एमसीजी में ही होल्ड किया गया था, और इट वाज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। तो 14 का आंसर है ए, बिल्कुल सही आंसर है आपके। 15 पे आ जाते हैं, द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी एसोसिएटेड विथ। ऑरेंज इकोनॉमी किससे एसोसिएटेड है? एग्रीकल्चर सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग से, माइनिंग से? नहीं, इट इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज। तो जो आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी जो है, दैट इज पार्ट ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। ओके, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी जो है, जो इन्फ्लुएंसर्स हो गए बहुत सारे, वो सब ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर में काउंट करे जाएंगे। तो बिल्कुल सही आप दोनों का आंसर। 15 का आंसर है ए। 16 देखते हैं, नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च इन कोलैबोरेशन विथ। नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव जो है वो किसके साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया है? सो इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय गूगल एंड यूट्यूब। तो 16 का आंसर है बी। 17 पे आते हैं, द 1973 ऑयल क्राइसिस वाज प्राइमरली ट्रिगर्ड बाय। ओके, 73 का ऑयल क्राइसिस का कॉज क्या था? वॉज इट ईरानियन रेवोल्यूशन? नहीं। वॉज इट गल्फ वॉर? नहीं।
Was it इराक वॉर? नहीं, इट वॉज द यौम किपुर वॉर। तो वहां पे मैंने आपको बताया अरब इजराइल वॉर 73 का, उसे हम यौम किपुर वॉर भी कहते हैं। तो 17 का आंसर बिल्कुल सही दिया है आप दोनों ने, इट इज 17 का आंसर इज डी। नेक्स्ट बात है 79 ऑयल क्राइसिस क्यों हुआ था? वॉज इट बिकॉज ऑफ अरब स्प्रिंग? नहीं। वर्ल्ड वॉर 2? नहीं। कोल्ड वॉर टेंशन? नहीं। इट वॉज बिकॉज ऑफ ईरानियन रेवोल्यूशन। तो 18 का आंसर बिल्कुल सही दिया आप सबने, इट इज बी। 19 का देखते हैं। IEA was established in response to, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया था इन रिस्पॉन्स टू व्हाट? इट वाज इन रिस्पॉन्स टू द 74 में क्रिएट हुआ था, तो 73 ऑयल क्राइसिस हो जाएगा यहां से। 19 का आंसर डी। 20th, हु इज द करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द IEA? करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो ये तीनों नाम भी काम के हैं, ट्राई टू फाइंड आउट ये कौन सी पोजीशंस को होल्ड करते हैं। ओके, अजय बांगा, ओके, यूएस सिटीजन है। ओके, बट द करेक्ट आंसर फॉर 20 इज गोइंग टू बी डी। बिल्कुल सही आंसर आपका। लेट्स सी क्या आप यहां पे ये 21st को आंसर कर पाते हैं। इंडियाज करंट स्टेटस इन द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज दैट ऑफ। इंडिया जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर में उसकी पोजीशन जो है, उसकी पोजीशन किस टाइप की है, उसकी मेंबरशिप का स्टेटस क्या है? क्या वो फुल मेंबर है? वी नो ही इज नॉट, इट इज नॉट अ फुल मेंबर। क्या वो फाउंडिंग मेंबर है? इट इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑल्सो। क्या वो परमानेंट मेंबर है? इट इज नॉट अ परमानेंट मेंबर, इट इज ओनली अ एसोसिएशन कंट्री। तो अभी रिसेंटली जो है, अभी न्यूज में आया था कि इंडिया भी आईए का फुल टाइम मेंबर, फुल मेंबर बन सकता है, लेकिन उसके लिए जो आईए का कॉन्स्टिट्यूशन उसको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज करंटली सिर्फ ओईसीडी के मेंबर्स में बन सकते हैं। इंडिया बीइंग अ नॉन ओईसीडी कंट्री, अगर इसको आईए का मेंबर बनना है तो उसके लिए इसका जो चार्टर है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो करंटली इंडिया क्या है? सिर्फ एक एसोसिएशन कंट्री है। तो 21 का आंसर पहले गलत और अब आपने सही दिया है। ओके, बिल्कुल सही आंसर आपका। तो 21 का आंसर है सी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी आज के 21 जीके क्वेश्चंस आप सबके लिए आफ्टर द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस। अगेन नाउ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि अगर आप इन रिकॉर्डिंग्स को सेव कर लेते हैं या अपने डाउनलोड कर लेते हैं तो आप इनको बार बार देख सकते हो, इनको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।